हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो राजस्थान बोर्ड के नवीनतम सिलेबस 2021-22 और साथ ही विभिन्न बोर्ड जिनमें एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, वो एनसीईआरटी की बुक्स की क्लासेस आज से शुरू हो रही है, जिसमें हम आज कक्षा 10 के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ विज्ञान विषय की क्लासेस आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और निश्चित रूप से आपको समझने में काफ़ी बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और साथ ही आपको एज ए नोट्स के रूप में सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अगर आपको नोट्स भी बनाने हो तो इन क्लासेस को देखकर आप अपने सब्जेक्ट के नोट्स भी बना सकें। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुणधर्म पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल क्या होते हैं, नए होते हैं या अलग होते हैं, तो फिर इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल गई तो किसका निर्माण हुआ, जल का। तो फिर इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरा उदाहरण लिखा गया है, कागज का जलकर राख होना। यानी जब कागज वायु की उपस्थिति में जला तो कागज के जलने से किसका निर्माण हुआ, राख का निर्माण हुआ। तो कागज अलग चीज थी, राख अलग चीज है, तो फिर इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लिखा गया है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको हम भौतिक विधियों से या किसी साधारण तरीकों की सहायता से फिर से हम उस पदार्थ में नहीं बदल सकते। जैसे मैंने जल बना दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के, अब मैं जल को साधारण किसी भौतिक विधि से फिर से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तन के जरिए बदल सकता हूँ। ठीक इसी तरह जैसे मैंने कागज को जलाकर राख बना दिया, तो यह बहुत ही मुश्किल है कि मैं फिर से उस राख को फिर से कागज में बदल दूँ। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम साधारण भौतिक विधियों से फिर से उलट नहीं सकते। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण, यानी हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई। नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि इन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई। तो फिर किसी भी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई, इसके जानने के लिए हम जब इसके कुछ प्रेक्षण यानी कुछ कारकों को देखते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, यानी जब किन्हीं पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो साधारणतः उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अवस्था हमने पढ़ी थी पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यानी पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़ा, जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या है, गैस है, और इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ, जल का। और जल क्या है, लिक्विड है, द्रव है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की अवस्था क्या होगी, बदल गई। गैस किस में बदल गई, द्रव में बदल गई। इसी तरह रंग में परिवर्तन हो सकता है, इसी तरह साथ ही तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन। तो अगर पदार्थों के साथ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो हम कहेंगे कि इन पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अन्यथा नहीं हुई। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, या पदार्थों के रंग में परिवर्तन होगा, या उनमें तापमान परिवर्तन होगा, या फिर गैस का उत्सर्जन होगा। इन परिवर्तनों के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया हुई है अथवा नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी अभिक्रिया होती है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत गिनी जाती है। तो सबसे पहला है भोजन का पाचन, यानी हम जो रोजाना भोजन कर रहे हैं वो भोजन के पाचन होने की जो प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है
वो भोजन के पाचन की प्रक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही गिनी जाती है। दूसरी बात करें श्वसन, तो श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। फिर लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, अंगूर का किण्वन होना, कागज का जलना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी तरह बाष्पीकरण की अभिक्रिया, जिसमें बाष्पीकरण का मतलब क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना, बाष्पीकरण का मतलब होता है द्रव का गैस में बदलना। ठीक इसी तरह ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस का गैस में बदलना। इसी तरह आसवन और अपकेंद्रीकरण, जो कि पदार्थों के पृथक्करण की विधि है, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। तुम्हारे दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। देखो, अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे अभी हमने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। फिर इनके मिलने से क्या बन रहा है, जल, तो जल क्या कहलाएगा, उत्पाद। आया समझ में। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, यानी अभिकारकों के बीच क्रिया के परिणाम स्वरूप जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुई तो इनको हमने क्या कहा, अभिकारक, और इनके बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला, जल, तो जल क्या हुआ, उत्पाद। ठीक है, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और अभिक्रिया के कारण जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को विज्ञान में एक रासायनिक समीकरण के जरिए लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, उसके कुछ नियम देखें। सबसे पहला नियम है, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अगर एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच हम जोड़ का निशान लगाएंगे और उनको हमेशा किस भाग में लिखेंगे, बाएं भाग में लिखेंगे। आया समझ में, पहला बिंदु। फिर रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा था, हाइड्रोजन के लिए हमने H2 लिखा था और ऑक्सीजन के लिए हमने O2 लिखा था, तो वो क्या है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतीक थे। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीक यानी सूत्र लिखे जाते हैं। आगे लिखा गया है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। भौतिक अवस्था का मतलब है कि वो ठोस है तो हम S लिखेंगे, अगर लिक्विड द्रव है तो हम क्या लिखेंगे, L, और अगर गैस है तो क्या लिखेंगे, G, और अगर जलीय विलयन है तो हम क्या लिखेंगे, AQ। क्या लिखेंगे, AQ। आया समझ में। अगर ठोस है तो S लिखेंगे, सॉलिड, अगर द्रव है तो L लिखेंगे, अगर गैस है तो G लिखेंगे, अगर जलीय विलयन तो AQ लिखेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। यानी अभिकारकों और उत्पादों को तीर के निशान के जरिए अलग किया जाता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। फिर तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है, यानी जो तीर का निशान अभिकारकों और उत्पादों के बीच में लगाया जाता है उसमें जो आगे वाला तीर का नुकीला सिरा होता है वो हमेशा उत्पाद की ओर होता है, और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ये तीर क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, कि अभिकारकों से उत्पाद की ओर हो रही है या उत्पादों से अभिकारक की हो रही है। इसकी दिशा को कौन बताता है, तीर बताता है। चलिए हम एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा है, मैग्नीशियम रिबन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। यानी जब मैग्नीशियम को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हमारे पास उदाहरण है। अब हमें इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक शब्द समीकरण, जैसा हम एक साधारण भाषा में लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हुई थी, तो ये क्या है, अभिकारक है। हमें इनके मिलने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, अब हम मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं, Mg, ये मैग्नीशियम का सूत्र है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, MgO, ये लिखा हमने। अब इनके साथ हमने क्या लिखी, इनकी भौतिक अवस्था, कि वो ठोस है कि द्रव है या गैस है या जलीय विलयन है। तो फिर मैग्नीशियम कैसा होता है, ठोस होता है, तो हमने क्या लिखा, S लिखा। फिर ऑक्सीजन कैसे होती है, गैस, तो हमने क्या लिखा, G लिखा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, ठोस क्रिस्टल के रूप में होता है, तो हमने क्या लिखा, S लिखा। तो इस अभिक्रिया का, ये रासायनिक अभिक्रिया थी, इसका रासायनिक समीकरण ये हो गया। ठीक है, ये विज्ञान की भाषा में एक रासायनिक समीकरण है, जिसमें उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीक यानी सूत्र भी हमने लिखे हैं, उनकी अवस्था लिखी है, और इन दोनों के बीच में, यहाँ पर सॉरी बराबर नहीं है, यहाँ पर तीर का निशान है। ठीक है, ये गलती से लिख किया, बराबर नहीं है, तीर का निशान है, आया समझ में। तो ये दोनों के बीच में तीर का निशान है, तो ये उत्पाद है और ये सॉरी ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। आया समझ में। तो किस प्रकार एक रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है, कि एक अभिक्रिया में, एक रासायनिक अभिक्रिया में या एक रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के जो परमाणुओं की संख्या है, एटम की संख्या है, वो हमेशा समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। मतलब किसी तत्व के जितने परमाणु अभिकारक वाले भाग में हैं, उतने के उतने उत्पाद वाले भाग में होने चाहिए। आया समझ में। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, यानी जितने परमाणु अभिकारकों में होंगे उतने के उतने उत्पाद में होने चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं क्या, यहाँ पर फेरस 1 है, लेकिन दूसरे वाले भाग में फेरस कितने हैं, 3 है। यहाँ पर देखो कितने हैं, 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो अभी बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो जब बराबर करने की बात होती है तो सबसे पहले हम किसी भी धातु को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं, धातु को। तो यहाँ पर धातु क्या है, फेरस यानी लोहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोहे के परमाणुओं को बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 है। तो हमने एक सारणी बनाई है, ऐसी सारणी आपको हमेशा बनानी है जहाँ पर आपको तत्व, अभिकारक और उत्पाद लिखने हैं। फिर अभिकारक में कितने परमाणु है, उत्पाद में कितने परमाणु है और तत्व कौन कौन से हैं। आया समझ में। जैसे पहला तत्व है फेरस, लोहा, तो अभिकारक में इसका 1 परमाणु है और उत्पाद में कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर 3 करने हैं, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो ये मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो कितने हो गए, 3। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया को एक ब्रैकेट में बंद करना है। देखो फेरस, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर जल, तो जल को हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर Fe3O4, तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर H2, तो H2 को भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। आया समझ में। अब देखो फेरस को हमने किससे गुणा किया, 3 से, तो ये मैंने 3 लिख दिया इधर। ठीक है, यहाँ पर 3 पहले से था, तो दोनों बराबर हो गए। अब मैं बराबर करना है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा 4 बराबर 4। तो यहाँ पर भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो ये मैंने कर दिया 4 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। लेकिन आगे देखो, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 2, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 2 गुणा 4 बराबर 8। अब देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, दोनों भागों में बराबर है। तो हम इसको हम लिख लेंगे ऐसे। अब अलग लिख लेंगे, हम लिखेंगे
कि 3Fe प्लस 4H2O फिर Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये आपके पास एक संतुलित समीकरण हो गया, जिसमें जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या थी उतने के उतने परमाणुओं की संख्या कहाँ होगी, उत्पाद में होगी। अतः ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आया समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, हम क्यों इसको संतुलित कर रहे हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप सबने पढ़ा होगा कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। यानी द्रव्यमान को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। आया समझ में? मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उतना का उतना द्रव्यमान रहना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? कि जितना अभिकारकों का द्रव्यमान था उतना का उतना द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उत्पादों का द्रव्यमान होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। आया समझ में? कि अभिक्रिया से पहले पदार्थों का जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उतना का उतना द्रव्यमान होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को संतुलित करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की वो संतुष्टि करता हो। क्योंकि ये जरूरी है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। आया समझ में? या दूसरे अगर शब्दों में हम कहें तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अभी हमने देखा था कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में परमाणुओं की कुल संख्या, ऐसा होना जरूरी है। इसी कारण से एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। आया समझ में? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। देखें सबसे पहली अभिक्रिया लिखी गई है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखो दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और उनके मिलने से क्या बनेगा, एक उत्पाद बनेगा। अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उत्पाद हमेशा कितना होगा, एक होगा। जैसे यहाँ पर ये अभिकारक है और यहाँ पर ये क्या है, उत्पाद है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, कोयले का दहन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर देखो अभिकारक एक दो है और उत्पाद कितना है, एक है। इसी तरह जल का निर्माण, तो देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या है, ये तीर का निशान है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ है। तीसरा, इसी तरह कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और जल के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार देखें, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का जस्ट उल्टा। संयोजन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाएगा। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। यही लिखा गया है कि एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे ए कोई अभिकारक था, इसके टूटने से दो उत्पाद बने B+C। तो यहाँ पर एक अभिकारक है लेकिन उत्पाद क्या है, दो या उससे अधिक हो सकते हैं। अब जो वियोजन अभिक्रिया है वो तीन प्रकार के हो सकती है। एक होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी विद्युत वियोजन अभिक्रिया और तीसरी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जब किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो फिर इस प्रकार की अभिक्रिया को
उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी गई तो वो एक से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो गया। जैसे फेरस सल्फेट को गर्म करने पर वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फेट आयन में टूट गया। फिर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म करने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर हमने अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया है? ऊष्मा का उपयोग किया है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बात करें वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, यानी जब किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखा गया है वही विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जब अभिकारक का वियोजन होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखें जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। वही आपके सामने चित्र बनाया गया है कि एक बीकर में पानी लिया गया है, उसमें ग्रेफाइट की दो रॉड ली गई है और फिर दोनों रॉडों को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। और जब इस बैटरी से जोड़ने पर हमें पता चलता है कि एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिलती है जबकि कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन प्राप्त होती है। यानी इस प्रकार विद्युत के जरिए भी जल का क्या हो सकता है? वियोजन हो सकता है। आगे हम बात करें प्रकाशीय वियोजन, यानी जब वियोजन की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो फिर ऐसी वियोजन अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में वियोजन करने पर यह सिल्वर और क्लोरीन दो उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित करने पर यह सिल्वर और ब्रोमीन में विभाजित हो जाती है। और इसी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है। आया समझ में? आगे अभी जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे है विस्थापन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या लिखा गया है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कैसे? जैसे समझ लीजिए ये एक बॉडी गार्ड है और एक ये बॉडी गार्ड है। समझ लीजिए ज़्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसकी संपत्ति को समझ लीजिए इसने हड़प लिया, तो इसमें ये दो अलग अलग यौगिक थे, अब इसने इसके यौगिक को क्या कर लिया? इसकी संपत्ति को हड़प लिया। तो जब एक तत्व जो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा क्रियाशील है, वो अगर किसी दूसरे तत्व से उसके यौगिक को छीन लेता है तो फिर इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वही बात देखो, उदाहरण लिखा गया है कि जब फेरस की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जो फेरस है, लोहा है, वो कॉपर की तुलना में क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। इस वजह से यह कॉपर के साथ जुड़े हुए जो सल्फेट आयन है, SO4 यौगिक, सल्फेट यौगिक है, इस यौगिक को क्या कर लेगा? विस्थापित। और सल्फेट यौगिक यहाँ से विस्थापित होकर किसके साथ जुड़ जाएगा? फेरस के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जो फेरस है, लोहा है, वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ज़्यादा मजबूत है। आया समझ में? वही यहाँ पर एक चित्र के जरिए भी समझाया गया है कि देखो एक कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है CuSO4 और इसमें लोहे की किल यानी फेरस लोहे की किल को डुबाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि लोहे की किल पर कुछ समय बाद जो ये सल्फेट यौगिक था वो भूरे रंग की कॉपर की परत के रूप में क्या हो जाता है? जम जाता है। इसका मतलब इसका जो सल्फेट यौगिक था वो किस पर जम गया? लोहे पर। कॉपर से क्या हो गया? विस्थापित हो गया। कॉपर के साथ इसने अपना स्थान बदल दिया और अभी किसके साथ जुड़ गया? फेरस के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी तरह दूसरी अभिक्रिया लिखी गई है कि जब जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर भी सल्फेट यौगिक किसके साथ विस्थापित हो जाता है? जिंक के साथ विस्थापित हो जाता है, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होता है। आया समझ में? चलिए आगे बात कर रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन में क्या हो रहा था? यौगिक का विस्थापन हो रहा था। अब द्विविस्थापन में क्या हो रहा है? द्विविस्थापन में दो यौगिकों के बीच में, किसके यौगिकों में?
दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों का। आयन क्या होते हैं? जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। आपने देखा होगा एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो इसमें दो यौगिकों के बीच में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। जबकि विस्थापन में क्या होता है? केवल एक यौगिक, किसी एक तत्व के यौगिक का क्या होता है? विस्थापन होता है। आया समझ में? देखिए जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे Na2SO2 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो फिर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो किस किस के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है? सोडियम और क्लोरीन का हो रहा है। किसका? सोडियम क्या होता है? 2+, यहाँ पर 2+ होगा, क्लोरीन क्या होगा? 2-। तो इस सोडियम के आयनों का क्लोरीन के आयनों के साथ, और SO4 क्या होता है? 2-, और ये क्या होता है? 2+। तो यहां पर फिर क्या होगा? बेरियम के आयनों का किसके होगा? सल्फेट के आयनों के साथ। आया समझ में? तो दोनों यौगिकों के आयनों के बीच में क्या हो रहा है? आदान प्रदान। इस वजह से यहां पर इस अभिक्रिया को द्विवीय विस्थापन के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा गया है बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। यानी जब यह अभिक्रिया होती है तो फिर जो बेरियम सल्फेट है इसके सफेद अविलेय अवक्षेप, इसका मतलब क्या है? सफेद रंग के क्या होंगे? अविलेय अवक्षेप। अविलेय का मतलब जो किसी के अंदर नहीं घुलते, और अवक्षेप का मतलब क्या होता है? अवक्षेप का मतलब होता है छोटे छोटे निक्षेप, छोटे छोटे निक्षेप है, छोटे छोटे कण। आया समझ में? इसीलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण। आया समझ में? तो अगर आपको कोई कहे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए तो ये सेम है दोनों का उदाहरण। आगे हम बात कर रहे हैं वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपचयन अभिक्रिया की। तो उपचयन अभिक्रिया का मतलब है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ने अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। तो फिर ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी ऑक्सीजन के मान में क्या हुई है? अभिक्रिया में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पर कॉपर पदार्थ के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कॉपर पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ने पर इस पदार्थ के ऑक्सीजन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो कौन सी है? यह भी उपचयन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने से इसकी में ऑक्सीजन की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। आगे बात करें हम अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन क्या होगा? ऑक्सीजन का उल्टा, सॉरी उपचयन का उल्टा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वही लिखा हुआ है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ किसमें? कॉपर में, तो ऑक्सीजन के मान में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि पहले ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ी हुई थी, अब यहाँ से अलग होगी, तो ऑक्सीजन के मान में कमी हुई, मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का उपचयन होने के बाद क्या बना? जल, तो ऑक्सीजन क्या होगी? जुड़ गई। तो ऑक्सीजन के जुड़ने से ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। आया समझ में? तो जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं के सारे प्रकारों की चर्चा कर ली है। आगे हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के कौन कौन से हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो उपचयन अभिक्रियाओं का सबसे पहला प्रभाव है वो है संचारण। क्या है? संचारण। संचारण का मतलब क्या है? किसी पदार्थ की गुणवत्ता में कमी होना। क्या होता है? किसी पदार्थ की गुणवत्ता में कमी होना। लिखा गया है जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है? कमजोर या संचारित हो जाती है। यानी जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो ऐसी स्थिति में धातु की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है या संचारित हो जाती है, यानी धीरे धीरे टूटने लगती है।
जैसे आपने देखा होगा उदाहरण के लिए लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, तो ये किसका उदाहरण है? ये संचारण का उदाहरण है। इसी तरह चांदी के आभूषणों और बर्तनों पर काली परत जमना, उनका धीरे धीरे रंग क्या हो जाना? फीका पड़ जाना। इसी तरह तांबे के ऊपर हरी परत का जमना, ये किसके उदाहरण है? ये सब संचारण के उदाहरण है। अब संचारण से बचाव के तरीके क्या है? तो यसद लेपन के जरिए, विद्युत लेपन के जरिए या पेंट करके आप संचारण से धातुओं को बचा सकते हो। आया समझ में? संचारण से बचने के 3 तरीके हैं। या तो यसद लेपन, जो एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें अलग धातुओं का उस संचारित होने वाले धातु पर क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। इसके अलावा विद्युत लेपन भी किया जाता है, या फिर जैसे आपने देखा होगा घर की खिड़कियों वगैरह पर उसको जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है। तो पेंट करके भी आप क्या कर सकते हो? संचारण से बच सकते हो। जैसे अगर आपने देखा होगा यसद लेपन, तो जो यसद लेपन की प्रक्रिया है वो साइकिल के हैंडलिंग पर की जाती है। किस पर? साइकिल का जो हैंडल होता है उस साइकिल के हैंडल पर यसद लेपन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे आपने देखा होगा साइकिल का हैंडल काफी चमकीला नजर आता है। आया समझ में? दूसरा प्रभाव क्या है? विकृत गंधिता। विकृत का मतलब क्या होता है? बदलाव होना, और गंधिता का मतलब क्या है? गंध या स्वाद में बदलाव होना। तो उपचयन के कारण कई जो वसायुक्त चीजें हैं और जो तेलीय खाद्य सामग्री है, जब वो वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है। उपचयित का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन में तो वृद्धि हो जाएगी और हाइड्रोजन में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि वायु के संपर्क में आ रही है। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन में क्या होगी? वृद्धि, और हाइड्रोजन में क्या होगी? कमी। तो वो उपचयित हो जाती है, जिसके कारण उनके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे जो आप दुकान से लाते हो नमकीन वगैरह, चिप्स वगैरह, उसको जब कुछ समय के लिए खुला रख देते हो तो उसका स्वाद क्या जाता है? बदल जाता है, क्योंकि जब वो वायु के संपर्क में रहती है ज़्यादा समय तक तो क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है। इसी कारण उनको थैली में पैक करके रखा जाता है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, तो जब किसी खाद्य पदार्थों की स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है उपचयन के कारण, तो इसी जो प्रभाव है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें विकृत गंधिता रोकने के उपाय। तो रोकने के उपाय क्या है? प्रतिऑक्सीकारक का उपाय करके या प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। जैसे आपने देखा होगा अचार वगैरह, जब तो अचार वगैरह को ज़्यादा समय से समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें कई सारे अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। फिर वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, आपने देखा भी होगा जब अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसको ऐसे बर्तन में रखा जाता है जो पूरा पैक हो, उसको खुला नहीं रखा जाता, क्योंकि जब खुला रखा जाता है तो उस पर फफूंद आ जाती है और उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? उपचयन अभिक्रिया के कारण। इसके अलावा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, आपने देखे होंगे जब दुकानों से आप छोटे छोटे चिप्स के पैकेट या नमकीन के पैकेट्स लाते हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके कारण वो काफ़ी लंबे समय तक खराब होने से बचाए जा सकते हैं। आगे है शीतलन के द्वारा, और कई पदार्थों को आप फ्रिज में रख के या ठंडी जगह पर रखकर भी उन्हें विकृत गंधिता के प्रभाव से क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों का उपयोग करके पदार्थों को आप विकृत गंधिता के प्रभाव से बचा सकते हो। आगे हम बात कर रहे हैं जो ऊष्मा के उत्सर्जन या तापमान के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके आधार पर? ऊष्मा अथवा तापमान के आधार पर। तो ऊष्मा या तापमान के आधार पर जो अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब उत्पाद बन रहा होता है उस समय ऊष्मा बाहर निकलती है, क्या होती है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन। तो मीथेन जैसे जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, साथ ही ऊष्मा का बाहर उत्सर्जन भी होता है। तो इसमें ऊष्मा क्या निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही है। तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं तीर से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को, कि ऊष्मा क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। इसी तरह जो श्वसन प्रक्रिया है वो श्वसन प्रक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अतः यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे हम बात करें
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा का शोषण किया जाता है अभिक्रिया में, यानी ऊष्मा प्रदान की जाती है। जैसे हमने 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो इन तीनों अभिक्रिया में हमने देखा था कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमने या तो ऊष्मा दी थी, या प्रकाश दिया था, या विद्युत ऊर्जा दी थी। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, अभिकारकों द्वारा ऊष्मा को ग्रहण किया जा रहा था। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो मेरी इतनी मेहनत के लिए आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और इसी तरह मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्लास लेकर आता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।